जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा से रिलेटेड कुछ सामान्य ज्ञान के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारा चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पर मिलेगी आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? यानी कि अलाई दरवाज़ा जो है वो किस विश्व विरासत स्थल में है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में ये अलाई दरवाज़ा है दोस्तों। ये कहाँ स्थित है? ऑप्शंस यहाँ पे 4 हैं। हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के अंदर में ही अलाई दरवाज़ा स्थित है। अगले सवाल पे देखेंगे दोस्तों, वह कौन सी कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं? तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। इन 4 ऑप्शंस में से दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा जैसे उत्पादन जिसमें ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, एलपीजी डैश का मिश्रण है। तो एलपीजी किसका मिश्रण है दोस्तों? पहले मैं बता दूं, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, मीथेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन और प्रोपेन और इथेन और प्रोपेन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है दोस्तों। देखते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, कोंकणी भाषा किस केंद्र शासित राज्यों की शासकीय भाषा है? तो दोस्तों यहाँ पे जो कोंकणी भाषा है, मैं बता दूं, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और दिल्ली। तो कोंकणी भाषा जो है दोस्तों यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा, दमन और दीव की शासकीय भाषा है। इसके साथ मैं बता दूं दोस्तों, गोवा राज्य में भी कोंकणी भाषा बोली जाती है और वहाँ की ये प्रमुख भाषा है। अगला सवाल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों बांदीपुर की बात हो रही है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। इन 4 ऑप्शंस में से दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे कर्नाटक राज्य में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य। और दोस्तों मैं बांदीपुर के बारे में बता दूं, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हाथी, तेंदुआ, हिरन, सांभर आदि के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे देखते हैं अगला सवाल, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों बात कर रहे हैं इंडिया में सबसे पहले समाचार पत्र की। 4 ऑप्शंस हैं, बॉम्बे गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से बंगाल गजट यानी ऑप्शन नंबर बी बंगाल गजट भारत का सबसे पहला समाचार पत्र हो जाएगा दोस्तों मैं बता दूं कि भारत में बंगाल गजट 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। और जेम्स ऑगस्टस हिक्की को ही भारत में समाचार पत्रों का जनक भी माना जाता है। अब देखते हैं अगले सवाल को दोस्तों, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्र किनारा है? यानी किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र का किनारा है? 4 ऑप्शन है यहाँ दोस्तों। चारों ऑप्शंस देखिए, चारों समुद्र के किनारे बसे हुए राज्य हैं, इसमें केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे इन 4 राज्यों में गुजरात ऐसा राज्य है जिसका सबसे लंबा समुद्री किनारा है। अगला सवाल है दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, दुशांबे, एशगाबत, बिश्केक और अस्ताना। बात कर रहे हैं तुर्कमेनिस्तान की, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एशगाबत। एशगाबत तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। और बात करेंगे यहाँ पे ये दुशान्बे की, तो ये हो जाएगी तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे। और यहाँ पे बिश्केक जो है दोस्तों, बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है।
और यहाँ पे है अगला सवाल, अब देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो जैसा हम लोग सभी जानते हैं हिटलर एक तानाशाह था, तो देखते हैं उसका जन्म कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, पोलैंड, ब्राउन एम इन, इटली या जापान। तो दोस्तों 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हिटलर का जन्म ब्राउन एम इन में हुआ था। दोस्तों हिटलर के बारे में बता दूं, हिटलर जर्मनी का एक तानाशाह था और हिटलर का संबंध नाजीवाद से था। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, किस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि किस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो दोस्तों मैं बता दूं ये चारों ऑप्शंस बाबर द्वारा लड़े गए जिनमें बाबर ने विजय प्राप्त की। तो बताना है दोस्तों पहला वो कौन सा युद्ध था जिसमें बाबर जीता और मुगल वंश की नींव रखी। तो यहाँ 4 ऑप्शंस में से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 में लड़ा गया था और इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था। तो दोस्तों नाम से ही लग रहा है डनलप, तो आगे देखते हैं इसमें ऑप्शंस के बारे में। तो न्यूमेटिक रबर टायर, कार म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग व्हील, डीजल इंजन। तो दोस्तों डनलप की बात हो रही है यानी कि जेबी डनलप साहब की, तो इन्होंने न्यूमेटिक रबर टायर की आविष्कार की थी। और बात करेंगे दोस्तों जेबी डनलप यानी कि डनलप कंपनी के नाम से टायर भी मार्केट में अवेलेबल है। बात करेंगे अगला सवाल, न्यूटन का पहला नियम खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन हैं यहाँ पे 4। न्यूटन का पहला नियम किस रूप में और जाना जाता है। तो घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम या गति का नियम। यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे अपने अगले सवाल पे दोस्तों। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है मंत्रिपरिषद की, तो ये मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति कौन से अनुच्छेद के तहत सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन हैं, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 93 या अनुच्छेद 75 का 3। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के 3 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है, यह किससे संबंधित है। अनुच्छेद 41 की बात हो रही है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया गया है। केंद्र सरकार के प्रति है जो, इसके बाद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्य सरकार, भारत के मौलिक अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनीति के निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 प्राप्तकर्ता बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है। तो बात करेंगे दोस्तों, बजरंग पूनिया ने 2019 का ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्होंने जीता है और ये जो हैं ये हैं आपके कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये कुश्ती से संबंधित है। अगला सवाल है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल दोस्तों। ये सवाल उस खिलाड़ी पे बेस्ड है जो खिलाड़ी अपने लाइफ में कैंसर को मात देकर फिर से मैदान पे आया था। तो देख लेते हैं, हमारा 4 ऑप्शन है यहाँ पे, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, एडम गिलक्रिस्ट। 4 ऑप्शंस में से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, युवराज सिंह। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक हैं दोस्तों। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं, युवराज सिंह ने ही T20 खेलों में 6 बॉल पर 6 छक्के मारने का प्रथम रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों। अब देखते हैं अपने अगले सवाल पे।
अगला सवाल है संस्कृत नाटक नागानंद। यहाँ पे देखिएगा, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी। तो बताना है दोस्तों, नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी। चार ऑप्शन है यहाँ पे, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या बिंदुसार। तो दोस्तों इन चार ऑप्शंस में से यहाँ पे संस्कृत नाटक नागानंद की रचना हर्षवर्धन यानी कि ऑप्शन नंबर बी के द्वारा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं अपने अगले सवाल पे। यहाँ पे सवाल है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे चार दिए गए हैं, यहाँ चारों को मिलान करना है दोस्तों। तो देख लेते हैं कि कौन इसमें सही है और सही सही मिलान कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सवाल है धर्म सुधार आंदोलन और संस्थापक। तो बताना है कि कौन से आंदोलन यानी कि धर्म सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन रहे थे। तो यहाँ पे देखिए आर्य समाज। तो दोस्तों आर्य समाज को हम कैसे मिलान करेंगे, तो आर्य समाज के संस्थापक थे हमारे दयानंद सरस्वती। यहाँ पे पहला का हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे ए बी और डी तीनों में एक का बी हो रहा है। आगे देखते हैं, आगे में क्या है, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों राजा राम मोहन राय। उसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, अब देख लीजिए दोस्तों 2 का ए, यानी कि ए और बी अब सही जा रहा है। अब देखते हैं वेद समाज। तो वेद समाज की स्थापना की थी के श्रीधरेलु नायडू और केशव चंद्र ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 3 का डी। अब आगे देखते हैं प्रार्थना समाज। तो एक बच रहे हैं आत्माराम पांडुरंग। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जिसके अंतर्गत ये सारा मिलान हो चुका है। अब देखेंगे अपने सवाल, अगले सवाल पे दोस्तों, नीले तथा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, हरे रंग हो जाएगा। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अक्सर ही एग्जाम में रंगों से सवाल पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन सा रंग प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, श्यान रंग, भूरा रंग, काला रंग और बैगनी रंग। तो दोस्तों यहाँ पर नीले तथा हरे रंग को मिश्रण कर देंगे तो यहाँ पे श्यान रंग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से हैं। तो दोस्तों पीतल जो है एक मिश्र धातु है, तो बताना है कि उसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तांबा तथा जस्ता, तांबा तथा सोनातु, तांबा जस्ता निकेल, तांबा तथा निकेल। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि तांबा तथा जस्ता। पीतल जो है दोस्तों तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है, जिसमें आपको बता दूं कॉपर 70% होता है और जिंक जो होता है वो आपको 30%। टोटल मिला के ये पीतल बनता है दोस्तों। 70 और 30 का होता है रेशियो। अब देखते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल तथा गंगा नदी का डॉल्फिन। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत का जो जलीय जीव है गंगा नदी का ये डॉल्फिन हो जाएगा। गंगा नदी के डॉल्फिन के बारे में बता दूं दोस्तों, तो ये डॉल्फिन हमेशा गंगा नदी में अधिकतर पाया जाता है भारत में। और इसके बारे में बता दूं कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र पटना बिहार राज्य में बनाया गया है। अब देखते हैं अपने अगले सवाल पे दोस्तों। अगला सवाल है, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था। दोस्तों एक बार फिर से वही सवाल रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा रबर टायर। जेबी डनलप ने टायर का आविष्कार किया था, रबर टायर का आविष्कार किया था। अपना ये अगला सवाल है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, नंबर्स डू लाई, प्लेइंग इट माई वे, कांट अपॉन अ टाइम, व्हाट इज रिमेम्बर्ड्स। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है, तो सचिन तेंदुलकर ने की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है। अब देख लेते हैं अपने अगले सवाल पे दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव कहाँ स्थित है।
एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ सवाल को, दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से मैं बता दूं, सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव जो है दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। और बात जब हो रही है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरवन का जो डेल्टा है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है दोस्तों। और सुंदरवन में ही मैंग्रोव वन पाया जाता है जो नमकीन जल में पनपता है। और मैंग्रोव वन के बारे में बता दूं दोस्तों, मैंग्रोव वन जो होता है पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होता है। अब देखते हैं अपने अगले सवाल पे दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार हर किसी न किसी एक क्षेत्र में मिलता है। तो यहाँ पे 4 क्षेत्र दिए गए हैं। तो इनमें है साहित्य, भौतिकी, शांति और अर्थशास्त्र। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमर्त्य सेन हमारे देश भारत के मूल निवासी हैं और वो मूलतः पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था। अब देखते हैं अपने अगले सवाल पे। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, पौधे की कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, परागन, वैनेशन, वर्नेशन, एस्टिवेशन। 4 ऑप्शंस में से बता दो दोस्तों, वैनेशन यानी ऑप्शन नंबर बी, वैनेशन पौधे की वह विशेषता है जो द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करता है। अब देख लेते हैं अपना अगला सवाल, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग यानी कि जल जनित रोग जो है हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, परजीवी, वायरल, प्रोटोजोआ, वायरल नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे वायरस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरियल। तो मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो है ये वायरस रोग जनित हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57वां सवाल है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं अगले सवाल पे, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सबरीमाला के बारे में अभी से कुछ दिन पहले न्यूज़ आ रही थी कि सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं को प्रवेश करना वर्जित है। तो बात यहाँ पे हो रही है सबरीमाला की। तो सबसे पहले मैं जान लूँ कि सबरीमाला है किस राज्य में। तो सबरीमाला दोस्तों केरल में स्थित है। और यहाँ पे ये भी पूछा गया यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, बांदीपुर, कान्हा, पेरियार और पन्ना। तो दोस्तों यहाँ पे बांदीपुर जो है कर्नाटका का है, और यहाँ पे बात करेंगे पन्ना, ये मध्य प्रदेश का है, और इसी तरीके से यहाँ पे कान्हा जो है ये भी मध्य प्रदेश का है दोस्तों। तो बस एक ऑप्शन बच रहा है वो पेरियार, जो कि केरल राज्य में स्थित है, और ये इसका आंसर भी पेरियार ही हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से डैश शामिल है, क्या शामिल है? पृथ्वी की पपड़ी में क्या शामिल है? ऑप्शंस यहाँ 4 हैं, बॉक्साइट, मैग्नीज, सिलिका तथा आयरन। 4 ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से हमारा ये ऑप्शन नंबर सी सिलिका होता है। सिलिका ही होता है पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से दोस्तों। अब अगले साल पे देखते हैं, सियोल किसकी राजधानी है? सियोल किसकी राजधानी है दोस्तों? 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया तथा चौथा ऑप्शन यहाँ पे इटली। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, सियोल जो है दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल हो जाएगी। अगले सवाल पे बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रजत, टीन, स्वर्ण और कांस्य।
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। तो सिंधु घाटी लगभग 2350 बीसी से लगभग 1750 बीसी तक रहा था और यह कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी कांस्य युग की सभ्यता थी। 61वां सवाल है दोस्तों। 61वां सवाल है, अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था। तो यहाँ पे अकबर ने मियाँ का शीर्षक यानी कि मियाँ का उपाधि या मियाँ का टाइटल किसे दिया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों, राजा टोडरमल, मान सिंह प्रथम, बीरबल या तानसेन। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे तानसेन। तानसेन को ही अकबर ने मियाँ की उपाधि दी थी और जो थे दोस्तों अकबर के नवरत्न में मिलते हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल, बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है। तो हमारा 4 ऑप्शन है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन पर वर्ग मीटर। यानी कि बल आघूर्ण की एसआई यूनिट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर। अब हमारा अगला सवाल है दोस्तों, बेंजीन की खोज किसने की। दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, हेलेंगर, माइकल फैराडे, ब्रूस एमिस, निकोलस एपोर्ट। बात हो रही है यहाँ पे बेंजीन की दोस्तों। तो बेंजीन की खोज माइकल फैराडे यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था। सवाल है गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था। बात कर रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया की। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और इसे 1911 में बनवाया गया था। तो इसका 4 ऑप्शन है यहाँ पे, गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर या ब्रिटिश सरकार। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनवाया गया था। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की यहाँ पे, तो केंद्र शासित प्रदेश में से यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा, जम्मू और कश्मीर। अब बात करेंगे अगले सवाल पे। तो बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य है। तो बताना है कि बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिर जाती है तो वो क्या दिखाता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि बैरोमीटर अगर अचानक गिर जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस देख लेते पहले, तूफान, तेज गर्मी, वर्षा या साफ मौसम। अगर बैरोमीटर अचानक से गिर जाए तो समझ लीजिए कि तूफान आना तय है। बात यहाँ बैरोमीटर की हो रही है दोस्तों। तो बैरोमीटर से ही वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगर यहाँ पे बैरोमीटर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। और यहाँ पे मैंने बताया कि अचानक अगर गिर जाए तो तूफान आने की संभावना होती है। और साथ ही अगर बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 24 मई 1949, 24 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1949 और 24 जून 1950। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे, अगम, ब्राह्मण, पुराण, त्रिपिटक। दोस्तों अगर बुद्ध की बात की जाती है तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह में से एक त्रिपिटक यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं, त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पिटक जो होता है वो बुद्ध के उपदेश का संग्रह है दोस्तों। और विनय पिटक जो है वो संघ के आचरण से संबंधित है। और अभिधम्म पिटक जो है बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जो त्रिपिटक की बात की जा रही है तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख साहित्य है। तो ये था पूरा बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों। अब देखते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों, दीन ए इलाही किस राजा के द्वारा शुरू किया गया था। 4 ऑप्शन हैं, दारा शिकोह, ऑप्शन नंबर 2 अकबर, ऑप्शन नंबर 3 शेर शाह सूरी,
ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 शाहजहां। तो बात जब हो रही है दीन इलाही की, तो दीन इलाही अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों दिलवारा मंदिर की बात की जाए तो यहाँ चार ऑप्शन हैं, श्रवण बेलागोला, पार्श्वनाथ पहाड़ियों में, इंदौर में या माउंट आबू में। बात हो रही है दिलवारा मंदिर की, तो यहाँ पे दोस्तों माउंट आबू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी माउंट आबू हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। यह जैन मंदिर से या जैन धर्म से संबंधित, दिलवारा का जो मंदिर है दोस्तों वह जैन धर्म से संबंधित है। और दिलवारा मंदिर के बारे में बता दो दोस्तों, दिलवारा मंदिर का निर्माण बिमल पाल और तेजपाल नामक सोलंकी वंश के 2 मंत्रियों ने किया था यहाँ पे। अब देख लेते हैं अपने अगले सवाल पे दोस्तों। अगला सवाल है, भारत कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, राजकुमारी अमृत कौर, एनी बेसेंट, विजया लक्ष्मी पंडित, अमृता शेरगिल। 4 ऑप्शंस में से दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1885 ईस्वी में हुई थी। और कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, तो यहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहली अध्यक्षता की थी दोस्तों। अब बात करते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिप्सम, चूना पत्थर, राख, मटियार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा दोस्तों, सीमेंट में चूना पत्थर यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है यहाँ पे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन हैं यहाँ दोस्तों, हम चारों ऑप्शन को यहाँ देखेंगे। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अल्पतम विपत्ति लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस। बात यहाँ पे हो रही दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अगर कोई होता है तो उसे हम अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक करते हैं। अब देख लेते हैं अपने अगले सवाल पे दोस्तों, दर्द निवारक मलहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल दोस्तों। दर्द निवारक मलहम आयोडेक्स में कैसी गंध आती है। तो यहाँ पे देख लेंगे 4 ऑप्शन है दोस्तों, मिथाइल सैलिसिलेट, इथाइल सैलिसिलेट, प्रोपाइल सैलिसिलेट या ब्यूटाइल सैलिसिलेट। 4 ऑप्शंस में से दोस्तों बात हो रही है आयोडेक्स की, तो आयोडेक्स एक दर्द निवारक मलहम है और यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिथाइल सैलिसिलेट। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषण नहीं है। 4 ऑप्शन हैं, हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों 3 ऑप्शंस यहाँ पे जो हैं ये वायु प्रदूषक हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड ये वायु प्रदूषक नहीं है। अगर नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बताऊं दोस्तों तो इसका रासायनिक सूत्र N2O हो जाएगा और नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। अब हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। तो दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश 4 ऑप्शन है यहाँ पे, थाईलैंड, अफ्रीका, क्यूबा या टर्की। इन 4 ऑप्शंस में से दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड को ही सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। हमारा अगला सवाल, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, शेख अब्दुल्ला, मनीलाल गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों सीमांत गांधी ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अब देखते हैं अपना अगला सवाल दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो सूर्य मंदिर की बात हो रही दोस्तों, तो सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है और कोणार्क में ही सूर्य मंदिर है
और कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने किया था। अब देखते हैं अपना अगला सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है हमारा दोस्तों, सिरका क्या है? सिरका क्या है? तनु एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल फॉर्मिक एसिड या तनु फॉर्मिक एसिड। तो चार ऑप्शंस में से बात करेंगे दोस्तों सिरका के बारे में, तो सिरका जो है तनु एसिटिक एसिड है दोस्तों। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? बात हो रही है इंटरनेशनल योगा डे के बारे में दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अभी हाल ही में कुछ साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। और बात करेंगे यहाँ पे तो 21 जून, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है और योग दिवस भारत सरकार के पहल पर यूएस के द्वारा 21 जून 2015 को सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था दोस्तों। और योग दर्शन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो योग दर्शन के जनक जो थे वो पतंजलि थे। अब देखते हैं अपने अगले सवाल पे दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या? ऑप्शन यहाँ 4 है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1/10⁻⁻8 मीटर, या 1/10⁸ मीटर, 1/10⁻9 मीटर, या 1/10⁻⁻9 मीटर। तो दोस्तों यहाँ नैनोमीटर की बात हो रही है दोस्तों, तो 1 नैनोमीटर बराबर यहाँ पर 1/10⁻9 मीटर हो जाएगी दोस्तों। अब देख लेते हैं अपना अगला सवाल दोस्तों। अगला सवाल है, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? चार ऑप्शन है यहाँ पे, अनुनाद, विरलन, संपीड़न या दोलन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, संपीड़न। संपीड़न कहलाता है दोस्तों। अब हमारा अगला सवाल है, डैश उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है। तो यहाँ बताना है चार ऑप्शंस के बारे में कि उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण क्या है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अलैंगिक प्रजनन, यौन प्रजनन, वानस्पतिक प्रसार या उत्तक संवर्धक। तो यहाँ चार ऑप्शंस में से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यौन प्रजनन। यौन प्रजनन उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है दोस्तों। अब देखते हैं अपने अगले सवाल पे दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, यहाँ एक समीकरण दिया गया है, उसको बना करके बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे Al2O3 प्लस NaOH प्लस H2O, ये तीनों को कंबाइन करेंगे दोस्तों। यहाँ पे चार ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी NaLOH4AQ हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा अगला सवाल है दोस्तों, यदि 25 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 75 N का बल लगाया जाए तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो बात यहाँ पे त्वरण की बात हो रही दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं कि त्वरण का फॉर्मूला जो होता है F/m होता है, F/m। तो यहाँ पे F दिया गया है 75 और द्रव्यमान 25 kg यानी कि m 25 है, तो यहाँ पे ये 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी दोस्तों। अब देखते हैं अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है, वसा ऊतक इनमें से किसमें उपस्थित होते हैं? तो वसा ऊतक की बात हो रही है दोस्तों। चार ऑप्शंस हैं, त्वचा, सब क्यूटेनिस लेयर या कार्टिलेज, या चौथा ऑप्शन है स्केलेटल मसल्स। तो वसा ऊतक जो होता है दोस्तों यहाँ पे सब क्यूटेनियस लेयर में होता है। वसा ऊतक सब क्यूटेनियस लेयर में उपस्थित होता है दोस्तों। हमारा अगला सवाल, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण की बात हो रही है, तो यहाँ उत्तल दर्पण में चार ऑप्शन दिए गए हैं, 0, अनंत, ऋणात्मक या धनात्मक। दोस्तों उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई जो होती है दोस्तों वो हमेशा धनात्मक होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र यहाँ पे चार ऑप्शन है, HPO4, H3PO4, H3PO3, H2PO4। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस में से दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H3PO4। अगला सवाल,
डैश के अतिरिक्त धातु मूल ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यानी किसके अतिरिक्त धातु मूल ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है। सोडियम और बोरोन, सोडियम सोना और प्लेटिनम, एल्युमिनियम और पोटेशियम, और कॉपर और सिलिकॉन। तो दोस्तों यहाँ पे जब बात हो रही है कि किसके मूल ऑक्साइड बनाने के लिए अतिरिक्त होते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सोना और प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम के अतिरिक्त धातु मूल ऑक्साइड बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला सवाल दोस्तों, अकबर ने, ध्यान से सुनिएगा, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 1590, ऑप्शन नंबर बी 1575, ऑप्शन नंबर सी 1576 या ऑप्शन नंबर डी 1572। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में दोस्तों 1576 ईस्वी में मिला लिया था। अगला सवाल है दोस्तों, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, वार्ड सदस्य, मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य। ऑप्शन नंबर सी, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो, या ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि निगरानी समिति का गठन कौन कर सकती है, तो ऐसे व्यक्ति दोस्तों जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, ताकि इसमें निष्पक्षता से जांच हो सके दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन की बात करेंगे तो 5, 7, 3 या 9। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः 7 होनी चाहिए दोस्तों। अब देखते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो बिहार में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पे बना है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि बिहार का सबसे लंबा रेल पुल जो है आपका सोन नदी पे बना है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, नालंदा, कैमूर, पूर्णिया या सहरसा। दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी। सबसे कम घनत्व वाला जनसंख्या वाला जिला जो है वो कैमूर जिला है दोस्तों। अगला सवाल, बिहार में शहरी आबादी, बात हो रही है बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, यानी कि शहर में रहने वाले लोग टोटल पॉपुलेशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 11.3% आबादी शहर में निवास करते हैं, बाकी के लगभग 89% आबादी वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। अब देखते हैं अपने अगले सवाल पे दोस्तों। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर या 2 नवंबर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में से 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अगला सवाल, नीचे दिए गए नामों में से किसने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की दोस्तों। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ये कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और यूनियन टेरिटरी में हमेशा जो होते हैं उपराज्यपाल देखरेख में होते हैं इनके। तो दोस्तों बात करेंगे लद्दाख के पहले उपराज्यपाल की, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, जीसी मुर्मू, अरविंद त्यागी, विक्रम वर्मा, आर.के. माथुर। तो इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल आर.के. माथुर बने हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर की बात भी मैंने यहाँ कर ली है। तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जीसी मुर्मू थे, जो अभी भारत के सीएजी के रूप में नियुक्त हुए हैं, और अभी जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वो मनोज जी हैं, वहाँ के मनोज सिन्हा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के लोक नृत्य भनोआ, ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य के लोक नृत्य भनोआ को अंग्रेजी संस्करण का आयोजन अबू धाबी में किया गया। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन हैं, मणिपुर, नागालैंड, आसाम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आसाम। आसाम में ही
आसाम का ही ये लोक नृत्य है, उसका इंग्लिश संस्करण जो है अबू धाबी में किया गया था आयोजन दोस्तों। हमारा अगला सवाल, हाल ही में कौन मोटर स्पोर्ट्स में विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल दोस्तों। वर्ल्ड मोटर स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला है दोस्तों। यानी कि ये सवाल एग्जाम में 100% एकदम पूछा ही जाना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कमला राजपूत, सुनैना शर्मा, ऐश्वर्या पिस्सी या अश्वनी घोषाल। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ऐश्वर्या पिस्सी सही हो जाएगा आंसर, जो मोटर स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप दिलाई हैं, भारत के लिए पहली महिला बनी है ये दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर 31 अक्टूबर से एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो रही है, तो ये 31 अक्टूबर से कहाँ से शुरुआत किया गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, पुणे, दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई। 4 ऑप्शन में से दोस्तों यहाँ पर चंडीगढ़ से ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत की गई। अगला सवाल है दोस्तों, किस भारतीय एयरलाइंस ने अपने एक विमान के टेल पर यानी कि विमान के पीछे सिख धर्म का प्रतीक चिन्ह एक ओंकार बना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल दोस्तों। तो किस भारतीय एयरलाइन ने अपने हवाई जहाज के पीछे सिख धर्म का प्रतीक ओंकार बनाया दोस्तों। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, इंडिगो एयरलाइन, स्पाइस जेट, गो एयर तथा एयर इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया ने दोस्तों सिख धर्म के प्रतीक चिन्ह ओंकार को अपने विमान पर लगाया है दोस्तों। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल दोस्तों, किस देश में व्हाट्सएप, फेसबुक पर मैसेज और कॉल करने के लिए टैक्स लगाने का ऐलान किया गया दोस्तों, जिसके विरोध में हुए प्रदर्शनों के चलते वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों सोचने वाली बात है कि अगर व्हाट्सएप और फेसबुक पर मैसेज करें और कॉल करें तो आपको उस पर टैक्स लगेगा, तो कितना उसमें आपको खर्चा देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से एक वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी टैक्स लगाया था, जिसके कारण वहाँ पे उनको इस्तीफा देना पड़ा दोस्तों। 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी स्पेन, ऑप्शन नंबर सी लेबनान, ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको। तो दोस्तों मैक्सिको देश में इस तरह का ऐलान किया गया था, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर मिलेगी दोस्तों सरकारी न्यूज़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।